हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि जो चार्जेस की प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने मान लिया कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक चार्ज है हमारे पास Q1, दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है, मान लिया हमने R। जो इन दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, जो वो फोर्स लगेगा वो इन प्रोडक्ट जो चार्जेस हैं इनकी प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली होगा, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली होगा। इट मीन्स जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स उतना ही ज़्यादा कम होता चला जाएगा। सिमिलरली जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। और हम डायरेक्टली के सिंबल को हटा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा के हम कोई कांस्टेंट K ले लेते हैं। ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और जो K होता है ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम पे, सेपरेटिंग द चार्जेस। नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस। मान लिया कि हमने ये चार्ज Q1 लिया है और ये Q2 लिया है, और इनके बीच में जो भी यहाँ पे कोई मीडियम होगा, इनके बीच में मीडियम एयर हो सकता है, इनके बीच में वैक्यूम हो सकता है, इनके बीच में ग्लास एंड एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इनके बीच में जो भी मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगी K की वैल्यू। जो K की वैल्यू है वो 1 होती है CGS सिस्टम के लिए, ये वैक्यूम के लिए है। जो ये K की वैल्यू 1 है ये है वैक्यूम के लिए और CGS सिस्टम में। और जब K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम्ब इनवर्स स्क्वेयर कब होगी? जब ये SI सिस्टम में लेते हैं हम। और जो हमारे पास जो ये K है इसको हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। और जो ε0 है वो होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और जो हमारे पास एप्साइन नोड होता है वो होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री चार्ज। जो एप्साइन नोड है ये क्या करती है? ये मेज़र करती है, मेज़र द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द कैपेसिटी ऑफ चार्ज। मतलब कि जो एप्साइन नोड है वो ये मेज़र करेगी कि कोई भी मटेरियल है उसकी कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, जिसे हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। हर मटेरियल की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अलग होती है, और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मेज़र करती है कि कोई भी बॉडी अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। तो हम यहाँ से एप्साइन नोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से एप्साइन नोड की वैल्यू आएगी 1/4πF Q1 Q2 R स्क्वेयर। इसी तरह से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कि कैसे निकाल सकते हैं? जो चार्ज है, चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? जो चार्ज है उसको हम लिख सकते हैं करंट, उसको हम लिख सकते हैं टाइम इनटू करंट। जो करंट है इसकी डायमेंशन होती है A, और जो टाइम है इसकी डायमेंशन होती है T। तो Q की डायमेंशन को हम AT लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम Q1 की डायमेंशन को लिखेंगे AT, और सिमिलरली इसकी डायमेंशन को भी लिखेंगे AT। और जो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है M1 L1 T-2, और ये यहाँ पे है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम हमेशा, इसकी डायमेंशन होती है लेंथ। तो हम यहाँ, हमारे पास यहाँ से एप्साइन नोड की वैल्यू आ जाएगी M-1 L-3 T4 A2। ये हमारे पास एप्साइन नोड की डायमेंशन है। और जो एप्साइन नोड की वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स होती है, वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वेयर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वेयर इनवर्स।
ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास एफ साइन नोड की होती है और ये फिक्स होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्ब्स ला इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स ला इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि हमें जो कूलम्ब्स ला है वो हमें वेक्टर की फॉर्म में दिखाना होता है। हमने क्या कर लिया, हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 Q2। ये सेंटर से R1 डिस्टेंस पे है और ये सेंटर से R2 डिस्टेंस पे है। तो जो हमारे पास हमने ये चार्ज लिए हैं Q1 Q2, जो Q2 चार्ज है उस पर Q1 फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे F21। और सिमिलरली F12 का मतलब है 1 जो चार्ज है उस पर 2 चार्ज के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। तो जो हमारा R1 है वो क्या होगा, R1 होगा हमारे पास OA, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये पोजीशन वेक्टर है चार्ज 1 का। R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। जो R1 है हमारे पास वो पोजीशन वेक्टर है Q1 का, जो सिमिलरली जो R2 है वो OB के इक्वल है और वो पोजीशन वेक्टर है सेकंड चार्ज का। तो इसको हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। क्योंकि हमें ये वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है तो हमें पोजीशन वेक्टर ही लेने पड़ेंगे। सिमिलरली हम AB को क्या लिख सकते हैं, अब वेक्टर है तो हमें वेक्टर लगाने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वेक्टर लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये हमें वेक्टर फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करना है। AB किसके इक्वल होगा, AB इक्वल होगा R12 के, और R12 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। और सिमिलरली अगर हम BA निकालें तो BA क्या होगा, जो ये हमारा BA है ये क्या होगा, BA में हम क्या लिखते हैं, B से हम A की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स R2 से R1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे R21। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज़ R1 और R2 की। जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर हमने R12 कैप की वैल्यू निकालनी है, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं R12 का वेक्टर बाय में R12 का मैग्नीट्यूड। ये होती है वेक्टर को ओपन करने की मेथड। सिमिलरली हम R21 भी निकाल लेंगे, ये हो जाएगा R21। अभी हमने जो फोर्स निकाला था, फोर्स जो हमारे पास आया था वो आया था 1/4 पाई एफ साइन नोट। और जो ये हम फोर्स निकालेंगे इसमें हमने दो फोर्स निकालने हैं, एक F12 और एक F21। F21 मैंने अभी भी बताया था। F21 का मतलब क्या होता है, F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, मतलब कि जो फोर्स Q2 पे लग रहा है Q1 के द्वारा। और सिमिलरली जो F12 है इसमें क्या होता है, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, इसमें Q2 फोर्स लगाता है Q1 के ऊपर। तो हम यहाँ पे F21 निकाल लेंगे। F21 को हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एफ साइन नोट Q1 Q2 और बाय में R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। हमने निकालना है F21, तो हम F21 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एफ साइन नोट Q1 Q2 AB स्क्वायर अलोंग AB। क्योंकि हमें क्या करना है कि जो 2 है, 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है और 1 लगा रहा है, इट मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमें डिस्टेंस भी AB का ही लेना होगा। और AB को हम क्या लिख सकते हैं, R12, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ये था हमारे पास R1 डिस्टेंस और ये था हमारे पास R2 डिस्टेंस। इट मीन्स R1 डिस्टेंस से हम R2 डिस्टेंस पे जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन नोट Q1 Q2, यहाँ पे ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लाई R12 कैप। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि R12 को हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास F21 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एफ साइन नोट Q1 Q2
यहाँ पे हो जाएगा R12 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो ये R12 वेक्टर है, हमने पीछे इसकी अभी वैल्यू निकाली थी। R12 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R12 कैप को हम लिख सकते हैं R12 का वेक्टर बाय में R12 का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पे R12 का स्क्वायर ऑलरेडी है और एक R12 अलग से है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा R12 की क्यूब। और जो R12 है, R12 का वेक्टर हमारे पास ये एज इट इज रहेगा। और हमने अभी पढ़ा था कि R12 वेक्टर को हम ओपन कर सकते हैं। इट मीन्स R12 के वेक्टर को हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। ये बात हमने अभी पीछे पढ़ी थी, तो हम यहाँ पे यही वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पे ना ये सभी जगह हम वेक्टर के फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो हम वेक्टर ही लेके चलेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड को भी हमें ओपन कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड और इसकी क्यूब। सिमिलरली हम वेक्टर को भी ओपन कर सकते हैं। वेक्टर को हम कैसे ओपन करेंगे, वेक्टर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, और इनके ऊपर हम लगा देंगे वेक्टर। सिमिलरली वेक्टर यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि हम वेक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने अभी निकाला था F21। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, सिमिलरली हम निकालेंगे F12। यहाँ पे हम F12 की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास F12 की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2, यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे भी 2 1 चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे भी R1 माइनस R2 चलेगा। इसका हम कर देंगे मैग्नीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास R1 माइनस R2 वेक्टर, ये आएगा हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर आप मैथ्स का एक रूल होता है कि अगर हम मैग्नीट्यूड से माइनस कॉमन लेते हैं तो वो उस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इजीली माइनस चेंज हो जाता है। बट हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पे हो जाए, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, और सिमिलरली नीचे भी इंटरचेंज हो जाएंगे। बट जो अगर हम यहाँ से माइनस लेते हैं तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो माइनस इसको प्लस नहीं बनाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का रूल होता है कि अगर हम मैग्नीट्यूड के अंदर माइनस कॉमन लेते हैं तो मैग्नीट्यूड हर वैल्यू को प्लस बना देता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और ये हाँ ठीक है, यही वैल्यू आएगी। जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू बिल्कुल सेम लग रही है हमें, डिफरेंस सिर्फ माइनस का है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो F21 वेक्टर है, यहाँ पे भी वेक्टर आएगा, जो F21 वेक्टर है वो माइनस F12 वेक्टर के इक्वल आएगा। यही हमने प्रूव करना था, और ये न्यूटन की थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। इसको हम कुलाम्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ भी यही बोलता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, और यही हमें प्रूव भी करना था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो SI यूनिट है चार्ज की वो कूलाम होती है, और जो CGS यूनिट है चार्ज की वो स्टैट कूलाम होती है, और जो 1 कूलाम होता है वो 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के इक्वल होता है, और जो 1 EMU ऑफ चार्ज है वो 10 कूलाम के इक्वल होता है। EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज 10 कूलाम के इक्वल होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन वैक्यूम, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन वैक्यूम बाय में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन मीडियम। ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 81 वाटर के लिए होती है, और ये वैल्यू फिक्स होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसा मीडियम है, अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें तो ये अपने अंदर से चार्ज पास करना स्टार्ट कर देता है।